प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आजकल के दौर के हवाले से। हम हमेशा इस बात का जिक्र करते हैं कि हम बहुत आगे आ चुके हैं। विमेन एम्पावरमेंट के हवाले से बात कर रहे होते हैं। ख़वातीन हर मकाम में और हर डिपार्टमेंट में, हर जगह पर अपना आप जो है वो मनवाते जा रहे हैं और कोई ऐसी फील्ड नहीं है जहाँ पे ख़वातीन मौजूद ना हो। हम इक्वालिटी की बात कर रहे होते हैं, हम फेमिनिज़म की बात कर रहे होते हैं, हम औरत मार्च में ख़वातीन का जिक्र कर रहे होते हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं वो जूं की तूं हैं। चाहे इसका ताल्लुक 90s से है, 80s से है, किसी भी सदी से। अब अगर हम 2025 में मौजूद हैं, वो सेम चीज़ें रिपीट हो रही होती हैं। ख़वातीन का शिकार हो रही हैं और बहुत सारी हम ये कह रहे होते हैं कि शायद उन ख़वातीन को समझ नहीं है, शाउर नहीं है, पढ़ी लिखी नहीं है। हर ख़वातीन जो मजबूर हो जाती है अपने घर में, चाहे वो पढ़ी लिखी है, चाहे वो इंडिपेंडेंट है, चाहे वो घर से बाहर जा रही है, पैसे कमा कर ला रही है, वो पैसे कमा कर ला के देने के बावजूद वो का शिकार हो रही है। बहुत सारी चीज़ें हैं, कहीं एक मकाम पर जाकर धरी की धरी रह जाती हैं और इस चीज़ को कैसे हम कोप अप कर सकते हैं? क्यों नहीं इनको कोई ऐसी सज़ा दी जाती है? क्यों नहीं इनको बहुत सारी चीज़ों में ऐसे कोई एक्शन लिए जाते हैं? कानूनी हवाले से क्या कहता है? कैसे ख़वातीन जो है इस चीज़ को बेयर ना करते हुए इस हवाले से शिकायत जो है वो दर्ज करवा सकती हैं? हमें ज्वाइन किया जनाब AD डाहर साहब ने, जो कि माहिर कानून हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? थैंक यू वेरी मच मैडम। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए। और मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि ख़वातीन पर घरेलू इस हवाले से आपके पास कितनी ख़वातीन ऐसी आती हैं जब उनको आपको बताया जाता है कि अभी शादी को चंद माह हुए हैं या शादी को 5 साल हो चुके हैं और शोहर ने पहला या किसी के कहने के बाद पहली कोई की है, पहली बार कुछ है, तो उसके बाद वो अलहदगी का मुतालबा करती हैं। उनके घर वाले आप भी यही कहते हैं कि हाँ बनता यही है। तो ऐसे जब हम चीज़ों को लाइट लेते हैं, फिर नेक्स्ट वो चीज़ें चलती हैं, फिर हम कहते हैं घर बसाना है बच्चों की खातिर, अब इतना टाइम हो गए हैं सब चीज़ें। पहली बार में ऐसा कभी हुआ है किसी को पहली बार मार पड़ी और वो कहे मैंने अलहदगी इख्तियार करनी है? अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ है। ख़वातीन बेचारी जो हैं वो सहती रहती हैं, बर्दाश्त करती रहती हैं और ये बिला तमीज़ शादी के चंद दिन बाद से भी ये शुरू हो जाती है और बाज़ औक़ात सालों गुजरने के बाद भी ये शुरू हो जाता है। हम इसको डोमेस्टिक वायलेंस का नाम देते हैं, हमने इस पे लॉ भी बनाए, लेकिन जो समझने की बात है वो ये है, हमें देखना है कि जो शादी है ये एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है। हम आम तौर पर कोई इन्वेस्टमेंट करने के लिए या ज़ाती ज़िंदगी में कोई कारोबार करने के लिए हर चीज़ देखते हैं, हर पहलू देखते हैं। हम अपने उस कारोबारी पार्टनर के साथ मिलकर उसका नफ़ा की रेशो डिटरमिन करते हैं, नुकसान को डिटरमिन करते हैं। ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ दैट एग्रीमेंट वो हम डिस्कस करते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली शादी से पहले जो एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, ना तो हम उस निकाह नामा को पढ़ना पसंद करते हैं जो वो कॉन्ट्रैक्ट डीड है आपकी, जिसके मुताबिक आपने ज़िंदगी गुजारनी है, और ना हम उस पर अमल करते हैं। जब हम पहले दिन ही टर्म सेटल नहीं करते, चीज़ों को डिस्कस नहीं करते, तो फिर डिफरेंसेस ज़्यादा आते हैं। जब डिफरेंसेस ज़्यादा आते हैं तो फिर सोसाइटी में एक मर्द का ऊपर का हाथ अनफॉर्चुनेट है और उसको औरतों ने कुछ ज़्यादा बना लिया हुआ है और वो बर्दाश्त करती रहती हैं। हमारे पास जो ख़वातीन आती हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो अनपढ़ हो, बहुत पढ़ी लिखी ख़वातीन भी आती हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो फिनांशियली जो है वो डिपेंडेंट हों। मैंने फिनांशियली इंडिपेंडेंट और फिनांशियली स्ट्रॉन्ग ख़वातीन को भी विक्टिमाइज़ होते देखा है इस सोसाइटी में, अपने खामद से और अपने ससुराल वालों के हाथों। हमें मिलकर उसको रोकना होगा और यही बेहतर अमल है। हम मिलकर एज एन सोसाइटी कैसे रोक सकते हैं? हम इस बारे में आवाज़ दे सकते हैं, हम यहाँ पे बैठकर जैसे आगाही दे रहे हैं वो दे सकते हैं, शाउर दे सकते हैं, और ये काम जो है वो कानून कर सकता है एक तरह से। अगर ख़वातीन किसी चीज़ के बारे में आवाज़ अपनी रेस करी हैं, बता रही हैं, तो कोई ख़वातीन पीछे हट जाती हैं तो एक्शन नहीं लिया जाता, या कानून में ऐसी कोई शक या फिर ऐसा कोई कानून मौजूद है जिस पर ख़वातीन पर अगर कोई ऐसे हाथ उठाए या फिर तशद्दुद करे, डोमेस्टिक वायलेंस हो, तो उस शोहर की या जो भी जो उसके ससुराली हैं उनकी क्या सज़ा हो सकती है? देखें, कानून तो इस मुल्क में रहा नहीं, ना उसकी कोई हुक्मरानी मौजूद है, लेकिन फिर भी हमें कोशिश करते रहना चाहिए, आवाज़ बुलंद करते रहना चाहिए। नंबर 1, हमें अवेयरनेस देनी चाहिए उन ख़वातीन को। नंबर 2, हमें एक मेकनिज़म देना चाहिए स्टेट को कि एक ख़ातून अगर शोहर से या उस सेट से विक्टिमाइज़ हो के वायलेंस का शिकार होकर आती है, तो क्या हम वापस उसको उसी दलदल में फेंकने के लिए रेडी बैठे हैं या हमने उसको वहाँ से निकाल कर एक इंडिपेंडेंट लाइफ देनी है।
तो हमारी सोसाइटी ने, हमारी स्टेट ने उसको एक इंडिपेंडेंट लाइफ देने के लिए तो कोई मैकेनिज़्म नहीं बनाया हुआ। हम कंपेल करते हैं कि वो उसी सिस्टम में वापस जाए, और अगर उसी सिस्टम में वापस जाएगी तो ऑब्वियसली वो कंप्रोमाइज़ करने पे मजबूर हो जाएगी। हमें यहाँ पे वायलेंस में और क्रिमिनल केसेस में कंप्रोमाइज़ को भी रोकना होगा। हम इफ़ेक्ट होते हैं, एक औरत आती है, वो कहती है जी मुझ पर दर्द हुआ है, भाई जिसने किया है उसको घर तक छोड़ के फिर आए ना। अगर यहाँ 10 लोगों को पब्लिकली सज़ा मिल गई और वो सज़ा आपने हाईलाइट भी कर दी यहाँ मीडिया पे बैठकर, बाकी लोगों के कान खड़े हो जाएंगे और वो अपने आप को रोकेंगे। ये कोई इंसानियत नहीं है। मेरा ख्याल है कि मर्द के लिए ये सबसे कमज़ोरी की बात है कि वो फिज़िकली टॉर्चर करे किसी खतून को या अपनी बेगम को। अच्छा, मैं बहुत सारे जो वकील हैं मैंने उनको भी कहते हुए सुना है कि शादी के चंद सालों में या फिर 1 से 2 बार किसी झड़प की वजह से अगर कोई शोहर हाथ उठा भी ले तो उसको थोड़ी देर बाद कॉम्प्रोमाइज़ किया जाए, और क्योंकि शुरू के टाइम में थोड़ा टाइम दिया जाए, इस चीज़ें की जाए, सेटल डाउन करने की कोशिश की जाती है लड़की के घर वालों की तरफ से भी, लड़के की तरफ से भी। कोई अगर सालसी हो, जैसे कि अगर आप में बैठे हो, कोई बात वहाँ तक पहुँच जाए तो आप भी कहते हैं इसको रफ़ा दफ़ा कर लिया जाए, और हो भी जाते हैं अक्सर केसेस में। देखें, फैमिली लॉ में कुरान पाक से अगर हम रजू करें तो वो कहते हैं कि अगर मर्द और ख़ातून में यानी मियाँ बीवी के दरमियान कोई अनबन हो जाए, कोई लड़ाई झगड़ा हो जाए, तो एक आदमी मर्द की तरफ से और एक आदमी औरत की तरफ से उनको मुकर्रर कर दिया जाए और वो उनमें सुलह करवाने की कोशिश करे। और उसी को लेकर हमारा लॉ भी आगे डेवलप हुआ और हमने यूनियन काउंसिल में आर्बिट्रेशन काउंसिल्स बना दी और वो सुलह करवाने की कोशिश करते हैं। लेकिन वो सुलह क्या है? क्या वो सुलह आज तक उस मर्द को दोबारा वो एक्ट रिपीट करने से रोक सकी है? करना तो ये चाहिए कि वो दोबारा उस एक्ट को रिपीट ना करे। अगर वो रिपीट कर रहा है तो फिर इस सुलह का फ़ायदा कोई नहीं है। हम सुलह करते हैं, हम एक हदीस भी सुनते हैं कि जी जो झुक जाता है वो बड़ा बेहतर होता है, और अगर आपको ताल्लुक़ बचाने के लिए या किसी जगह पे झुकना है तो आपकी इज़्ज़त ख़राब हो तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि वो मुझसे ले लेना। सवाल ये है, इसमें एक बात हम भूल जाते हैं, सुलह इज़्ज़त के साथ होती है। अगर आपकी सुलह में इज़्ज़त मेंटेन नहीं हो रही और वो कायम नहीं हो रही तो फिर उस सुलह का हुक्म ना कुरान ने दिया है, ना हदीस ने दिया है, ना कानून ने दी। आपने अपनी इज़्ज़त को रिस्टोर करना है। हाँ, एक आदमी जो है वो करने के बाद वाकई ही शर्मिंदा है, इन लेटर एंड स्पिरिट शर्मिंदा है, और वो अपोलोजाई भी कर रहा है, आइंदा से उस एक्ट को रिपीट ना करने का वादा भी कर रहा है, गारंटी श्योरिटी भी दे रहा है, तो फिर तो आपको सुलह कर लेनी चाहिए और सुलह करनी चाहिए। लेकिन अगर यहाँ से सुलह करके घर ले जाएगा और शाम को दोबारा मारेगा तो फिर ऐसी सुलह का फ़ायदा कोई नहीं होगा। और अक्सर तो होता भी ऐसे ही है, आपके नज़दीक भी चीज़ें आई होंगी। तो मुझे बताएं गलती कहाँ पे आ रही है यहाँ पे? अगर हम तरबियत का एक अंसर लेकर आएँ इस चीज़ में, तो हमें जो मर्द हजरात हैं उनकी तरबियत के हवाले से बहुत सारी वालदाएँ जो होती हैं वो उस चीज़ में हो रही होती हैं कि मेरा बेटा है, छिन गया, समथिंग, जो भी सिनेरियोज़ वहाँ पे बन रहे होते हैं, इसको हम प्रैक्टिकली कैसे लेकर आ सकते हैं? मैं 3 लोगों को ब्लेम करूँगा, सिर्फ मर्द को नहीं। मर्द को पहले नंबर पे ब्लेम करूँगा कि वो हाकिम है अपने घर में और उसको ही उस घर को इज़्ज़त के साथ, एहतराम के साथ, बगैर किसी वायलेंस के चलाना है। दूसरा, उसमें ख़ातून भी उतनी ही ज़िम्मेदार है जो उस पैटर्न पे उसको चलाती है या चलने देती है, वो भी कंट्रोल कर सकती है। और तीसरा, स्टेट, कानून। यहाँ ख़ातून पे वायलेंस हुआ, हमने जाके डोमेस्टिक वायलेंस का प्राइवेट कंप्लेंट फ़ाइल कर दी वहाँ कोर्ट में, फैमिली कोर्ट में। उसका आउटकम क्या हुआ? आपने एक सिर्फ इंजंक्शन जो है या इंजेक्टिव ऑर्डर जो है वो पास किया और आपने कहा कि ना करें, तो क्या वो रुक जाएगा? और उसके बाद भी आपने उस पर कोई जगह नहीं दी, आपने उस सिस्टम को मज़ीद कम्प्लिकेटेड कर दिया और आपने कहा कि अगर कोर्ट ये समझती है कि ये तशद्दुद हुआ है और वो कर रहा है तो औरत पहले जाके अप्रोच करे मोहतसिब को, ओम्बुड्स पर्सन को, और वो कंप्लेंट करे औरत के बिहाफ पे। अब इस सारे दौरान में उसको कहाँ कहाँ से फेस करना पड़ेगा। नंबर 1, वो घर में उसको जलील किया गया, फिर वो अदालतों में आएगी, फिनंशियली डिस्टर्ब होगी, वकला को फ़ीस देगी, फिर वो अदालतों के चक्कर लगाएगी और तारीख़ पे तारीख़ वाले कल्चर में फेस करेगी। और उसके बाद भी आपने सज़ा देने की बजाय कहा कि जुर्म साबित हो गया, लेकिन कंप्लेंट वहाँ पे जाके करेगा ओम्बुड्स पर्सन। और फिर वो एक तीसरे कॉर्नर पे गई और वो इन्हीं चक्रों में चलती रही, ना तो उसके मुजरिम को सज़ा मिली
और ना उसको कोई रिलीफ मिला। आपके पास वो आई थी वायलेंस से बचाने के लिए, सोसाइटी तो उस पर मज़ीद वायलेंस कर रही है। वायलेंस सिर्फ ये तो नहीं है कि थप्पड़ मार दिया, कोई गाली निकाली है, वो भी वायलेंस है। उसको अच्छी ज़िंदगी नहीं मिल रही, अच्छी खुराक नहीं मिल रही, अच्छी सवारी नहीं मिल रही, मेरे नज़दीक ये सारी चीज़ें वायलेंस है। ट्रूली, और ये बहुत एक अच्छी बात कही है आपने, मुझे बहुत पसंद आई है। लास्ट पे कोई पैगाम देना चाहेंगे? अमन बहुत बड़ी चीज़ है। मियाँ और बीवी को शादी से पहले निकाह नामा को तवज्जो के साथ पढ़ना चाहिए। उसके 26 कालम हैं। इतनी विजडम के बाद कानून बनाने वालों ने, पार्लियामेंट ने उसको पास किया, हुकूमतों ने उसको बनाया, आज तक उसको अमेंडमेंट्स होती रहीं, उसका कोई पर्पज़ है? आप ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट है और उस कॉन्ट्रैक्ट को, उस एग्रीमेंट को जो आप करने जा रहे हैं, ज़रा तवज्जो के साथ पढ़ लें। और मैं चाहूँगा कि उसमें ख़ातून सबसे ज़्यादा फोकस डावर पे करे, हक महर पे करे। अगर आपने निकाह नामा में बेहतर हक महर मेंशन करवा लिया तो आप बहुत ज़्यादा सेफ़ हैं। हक महर दो तरह का होता है, एक जो मौके पे अदा कर दिया जाता है और एक जो गैर मुअज्जल है, और गैर मुअज्जल में भी इंदुल तलब है। ख़वातीन को चाहिए कि मैक्सिमम हक महर इंदुल तलब रखें कि जब मैं डिमांड करूँगी तो आप पे देना ज़रूरी हो जाएगा। अब वो एक बर्डन के नीचे रहेगा कि अब मैंने इसको वायलेंस में लेके गया, इसके हकूक़ पूरे ना किए, इसको इज़्ज़त ना दी, तो अल्टीमेटली क्या होगा? मुझे ये हक महर देना पड़ेगा, ये डिमांड कर लेगी और उस पे वो डर जाएगा। पैगाम यही है कि निकाहनामा को तवज्जो के साथ पढ़ें और उस पे अमल करें। बिल्कुल, इस तरह से बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में आने के लिए। और इसी के साथ मैं भी ये कहना चाहती हूँ, जितनी भी ख़वातीन हमें सुन रही हैं वो सारी चीज़ों पर लाजमी अमल करें। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें आपको स्ट्रॉन्ग होने की ज़रूरत है, मेंटली स्ट्रॉन्ग होने की ज़रूरत है। और एक जो चीज़ है मेरे जहन में बहुत सालों से बैठी हुई है, कुछ भी हो जाए तो कुछ नहीं होता, हिम्मत नहीं हारनी। मिलते हैं ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए।